कहानी का ये 25वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। विजेंद्र जी हाथों की मुट्ठी कसे हुए बैठे थे। वहीं विहान भी परेशान सा उन्हें देख रहा था। हमें कुछ समय की दरकार है। विजेंद्र जी के वकील ने अपने लिए समय मांगा। आज सब कुछ उम्मीद के विपरीत जो हो गया था, लेकिन तभी एक आवाज आई। ये बच्चा सच बोल रहा है। यही ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा है और सालों पहले उनकी हत्या करने वाला और कोई नहीं, इनका फूफा विजेंद्र ही है। सबने मुड़कर देखा तो सब हैरान रह गए, लेकिन सबसे ज्यादा झटका विजेंद्र जी को लगा और वो हैरानी से बोले, रंजीत। सबके लिए रंजीत जी का अदालत में खड़े होकर ये बोलना सदमे से भरा था, लेकिन उससे भी अधिक सदमे से भरा था विजेंद्र जी के लिए। रंजीत जी हर बार उनके साथ खड़े रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से व्यस्त होने का बोलकर जाने कहाँ थे, और अब अचानक से इस तरह ये बयान। आप कौन? जज साहब ने बड़े गौर से उन्हें देखते हुए पूछा तो वो बोले, सर मैं रंजीत ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की कंपनी में पिछले कई सालों से काम करता हूँ। पहले ठाकुर साहब के लिए काम करता था और उनकी मौत के बाद विजेंद्र जी के साथ उन्हें उसके बाद कटघरे में खड़ा किया गया और उसके बाद विराट के वकील ने उनसे पूछताछ शुरू की। आप कुछ कह रहे थे ठाकुर साहब की हत्या के विषय में? उन्होंने पूछा तो रंजीत जी ने एक नज़र विजेंद्र जी को देखा, जो अविश्वास से उन्हें देख रहे थे। वो बोले, ये सच है कि ये बच्चे ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी के ही हैं और इनके फूफा को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसलिए कल रात भी एक अटैक विराट पर उन्होंने करवाया था। क्या ये सच है? जज साहब ने विराट से पूछा। आप पर कोई हमला हुआ था? जी, विराट ने हामी भरते हुए जवाब दिया। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के मर्डर के आरोपी के रूप में विजेंद्र जी का नाम लेने का क्या अर्थ, वो भी इतने सालों के बाद? जज साहब ने पूछा तो रंजीत जी बोले, सालों पहले मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें ठाकुर साहब की हत्या का प्लान बनाते सुना और उसके बाद ठीक वही हुआ। इन्होंने ही ठाकुर साहब की गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे जब वो उस दिन इनके घर से निकले थे। झूठ बोल रहा है ये। विजेंद्र जी क्रोध से चिल्ला उठे और विहान ने उन्हें पकड़ा। डैड, संभालिए खुद को, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप शांत बैठिए। जज साहब ने विजेंद्र जी को टोका और उन्हें मजबूरन गुस्से को पीकर वहीं बैठना पड़ा। आप बोलिए, जज साहब ने अब वकील से कहा तो वकील ने रंजीत जी से पूछा, आप इस बात को कब से जानते थे? हमेशा से, उन्होंने जवाब दिया तो वकील ने पूछा, आपने कभी पुलिस के पास जाने की कोशिश नहीं की? मुझे विजेंद्र ने धमकाया था और साथ ही मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। यही नहीं, मेरी पत्नी वो भी एक दिन मुझे घर लौटने पर बोलते हुए वो रोने लगी। आपका मतलब आपकी पत्नी की हत्या हुई थी? वकील ने पूछा तो वो बोले, जी, लेकिन मैं उसे खोकर इतना डर गया था कि अपनी दोनों बेटियों को खोना नहीं चाहता था। बस इसलिए ही मैंने न कोई रिपोर्ट की और ना ही उस बात को आगे बढ़ाया। ये सब झूठ है। रंजीत, इतना कैसे गिर गया तू? विजेंद्र जी क्रोध और अविश्वास के साथ बोले, लेकिन रंजीत ने नजर ही फेर ली। तो आपका मानना है आपकी पत्नी की हत्या विजेंद्र जी ने ही करवाई थी? वकील ने पूछा तो रंजीत जी रोते हुए सिर झुकाकर बोले, जी। फिर आज क्यों आपने सच सबके सामने बोला? उसने पूछा तो रंजीत जी बोले, क्योंकि सालों पहले जो हुआ अब फिर से वही दोहराया जाने वाला था, लेकिन इनका प्लान कामयाब नहीं हुआ और अब जब ठाकुर साहब के बच्चे सही सलामत हैं, तो ठाकुर साहब के बच्चों को वो हक मिलना चाहिए जो विजेंद्र जी के पास है, लेकिन वो देने के बजाय वो तो उनकी जान लेना चाहते हैं, जैसे सालों पहले ठाकुर साहब की ली थी। कोई सबूत है आपके पास? वकील ने पूछा तो रंजीत जी ने कुछ पुरानी तस्वीरें उनके सामने रख दी, जिसमें विजेंद्र जी एक व्यक्ति से बात करते और उसे पैसे देते दिखाई पड़ रहे थे। बाद में यही व्यक्ति जांच में गिरफ्तार किया गया था, जिसको विजेंद्र जी ने ही छुड़वाया था। और कोई सबूत? जब वकील साहब ने पूछा तो वो बोले, इनकी पत्नी तनुजा जी वो सब जानती हैं। विजेंद्र जी के ये सुनकर होश उड़ गए। वो हतप्रभ होकर देखने लगे और कुछ ही समय में तनुजा जी चलकर अदालत में आ गई। ये देखकर विजेंद्र जी ने विहान की ओर देखा तो विहान भी एकटक अपनी माँ को देख रहा था। तनुजा जी बिना उन दोनों को देखे कटघरे में आ गई। विराट उनके पास खड़ा था। रंजीत जी का कहना है कि आपके पति ने आपके भाई की हत्या की है।
वकील ने पूछा तो वो बोली, जी सच है। विजेंद्र जी के चेहरे पर कठोरता बढ़ती चली गई। क्या आप बता सकती हैं कि ये सब कब और कैसे हुआ, और आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली? वकील ने पूछा तो तनुजा जी बोली, 28 साल पहले मेरे भैया भाभी अपने दोनों बच्चों के साथ घर आए थे। मेरे पति से उनकी कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। मेरे पति भैया की नई कंपनी को पूरी तरह से अपने अंडर रखना चाहते थे। मेरे भैया इस बात के लिए राजी नहीं थे। उनका मानना था कि मेरे पति को अभी और भी ज्यादा काम सीखने की जरूरत है। इस बात की अनबन मन मुटाव में बढ़ते हुए रिश्तों की बांस बनकर चुभने लगी थी। उसके बाद एक दिन जब मैंने अपने भैया भाभी से बहुत आग्रह किया तो भाभी भैया को मनाकर हमारे घर लाई। मुझे लगा मेरे पति बिगड़े रिश्ते सुधारना चाहते हैं, इसलिए इस बात के लिए वो मुझे खुद से प्रेरित करते रहे। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। उस दिन भी भैया को इन्होंने उस बात में उलझा कर वाद विवाद किया। उसके बाद वो गुस्से में हमारे घर से निकल गए। मैं बस देखती रह गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। उन्हें निकले कुछ समय ही बीता था कि घर पर फोन आया। मेरे पति कमरे में थे तो मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और सामने से किसी आदमी की आवाज आई, काम हो चुका है सर। ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं और अब उनकी गाड़ी मंदिर की रोड पर ही है। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। मेरे पति और इतनी बड़ी साजिश! मुझे इस बात का यकीन नहीं था। मुझे लगा किसी की बात सुनकर मैं उन पर शक नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी। वो अब भी बाथरूम में ही थे। मेरी सांस रुकने लगी थी और सामने वाले की आवाज आती रही, लेकिन मैंने तुरंत फोन रख दिया। मैं बिना किसी सोच के वहीं थम से बैठ गई कि अब क्या करूं, कैसे बचाऊं उनको, या फिर इनसे बात करूं। कोई और साजिश करके इनका नाम तो नहीं ले रहा। ये सोच कर ही मैं बेचैनी से कुछ देर बैठी रही, लेकिन फिर मैंने मेरे पति को हॉल में आते देखा और टेलीफोन दोबारा बजते ही उन्होंने जैसे ही रिसीवर उठाया, मेरी नजरें उन पर जम गई। उन्होंने सब सुनकर एक बार मेरी ओर देखा। शायद उन्हें बता दिया गया था कि पहले फोन कट गया था। वो मुझे देखते हुए बोले, बचना कोई भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना पूरे पैसे इसी बात के मिलेंगे, और ये भी कि दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। मैं टूट चुकी थी ये सुनकर। बचपन से विद्रोह करने की आदत ही नहीं थी, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकी। इसी बात का फायदा उठाते हुए मेरे पति ने मुझे धमकाया कि अगर किसी को कोई खबर हुई तो वो मेरे बेटे विहान को भी उसी जगह पहुंचा देंगे। मेरे अंदर घिन सी भर उठी। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि एक इंसान लालच और स्वार्थ में अपने ही बच्चे की जान लेने पर उतारू हो सकता है। भैया शायद ये बात पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम की और उसके बाद मेरे नाम। मेरे बाद ये सब ट्रस्ट को चला जाता, इसलिए मुझे मार पाने में कामयाब नहीं हो सके ये। तनुजा! विजेंद्र जी क्रोध में उठ खड़े हुए, लेकिन विहान ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने विहान को देखा तो वो अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। अरे झूठ बोल रही है तेरी माँ, सब इस लड़के ने पट्टी पढ़ाई है, तू सच मान रहा है इसे? विजेंद्र जी ने विहान से पूछा तो विहान अब भी बस खामोशी से अपनी माँ को देखने लगा। तनुजा जी आगे बोली, कोई और चारा ना देखकर मैंने घर की नौकरानी को मंदिर रोड पर भेजा और कहा कैसे भी पुलिस थाने में खबर करवा दे। कुछ हो ना हो बच्चों को कैसे भी बचाकर बस किसी दूर के अनाथ आश्रम में छोड़ देना। मैं जानती थी कि जब मैं कुछ नहीं कर सकती तो वो अकेले क्या कर पाएगी। लेकिन जब वो मंदिर रोड पहुंची तो उसने देखा कि कार में दोनों बच्चे थे। कार खस्ता हाल में एक पेड़ से टकराई हुई थी और भैया भाभी दोनों कार से बाहर गिरे हुए थे। खून से लथपथ दोनों को देखकर उसने एक बच्चे को निकाला और मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को निकालकर वहीं गई तो देखा वो बच्चा मंदिर की सीढ़ियों से गायब था। उसने मुड़कर देखा, लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखा। पहाड़ी इलाका था और सुनसान जगह होने की वजह से लोग भी नहीं थे वहां। वो दूसरे बच्चे के साथ भागते हुए वापस गाड़ी की तरफ आई तो देखा कि कुछ लोग गाड़ी के पास आ गए। उसे लगा कि वो उनसे मदद मांग सकती है, लेकिन वो लोग फोन पर किसी को कुछ बता रहे थे कि भैया और भाभी के साथ बच्चे नहीं हैं। वो घबरा गई थी। उसने देखा कि वो लोग भैया भाभी को घसीट कर कहीं ले जा रहे थे। उसके पहले ही उनमें से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और इधर उधर देखने लगे। खुद को और बच्चे को बचाने के लिए वो भागी और जैसे मैंने कहा था
वैसे ही एक अनाथ आश्रम में उस बच्चे को छोड़ आई। कुछ दिन बाद जब मैं उस अनाथ आश्रम गई तो मालूम चला कि वो बंद होने वाला है और वहां के बच्चों को दूसरे आश्रम में भेज दिया गया है। उसके बाद मुझे कभी बच्चों की खबर नहीं मिली, लेकिन ये जरूर खबर अखबार में छपी कि गाड़ी सहित उनका परिवार खाई में गिर गया। मैं नहीं जानती थी कि उसके बाद वो खाई में कैसे गिरे, लेकिन इतना पता है कि यह साजिश मेरे पति के द्वारा ही रची गई है। सालों पहले जिन बच्चों को मैंने खोया और मेरे पति ने मरा हुआ समझा, वो बच्चे आज जिंदा हैं और सबके बीच हैं। विराट को अनाथ आश्रम से यशवंत जी ने गोद लिया था और तब से वो उनके घर ही पला बड़ा है। तनुजा जी के बाद यशवंत जी की भी गवाही हुई और इस बात की पुष्टि हुई कि विराट को उन्होंने अनाथ आश्रम से गोद लिया और उसके बचपन की तस्वीरें ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के बच्चों से मेल खाती थी। उसके बाद विराट और रमन जी के साथ पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को भी ले आई और उसने गवाही दी कि विराट को मारने के लिए विजेंद्र जी ने उसे पैसे दिए थे और जेल से बाहर निकालने का वादा भी किया था। विजेंद्र जी के होश उड़ने लगे थे और वो पूरी तरह तब उड़े जब विराट से पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि ये अटैक होने वाला है और उन्होंने इसे पकड़कर गवाह के रूप में पेश किया तो वो इस बार विहान ने गवाही दी कि विराट और उसके परिवार को ये खबर उसने दी थी और विजेंद्र जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा भी आज अपना नहीं था, या फिर शायद उनके कर्मों का फल उनके सामने था। विहान ने मुस्कुराकर तनुजा जी को देखा, जो सालों बाद बेटे के कारण ये हिम्मत जुटा पाई थी और साथ ही उनकी आंखों में बेटी के लिए गर्व झलक रहा था। और कोई सबूत या गवाह बाकी है? जज साहब ने पूछा तो वकील ने कहा, जी अभी सबसे मुख्य एक और गवाह का बयान होना बाकी है, बुलाइए। उनके आदेश पर वकील ने कहा, आ जाइए। उसके बाद शनाया कोर्ट रूम में अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे अभिजीत भी चल रहा था। सब विराट और अभिजीत को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थे। रंजीत जी इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थे और वो हैरानी से शनाया को देखने लगे, जिसने एक नजर उन्हें नफरत से देखा और फिर नजर फेर ली। आप तो शायद शनाया हैं, मॉडर्न, जो कुछ समय पहले संजीव चतुर्वेदी के कारण चर्चा में थी। जज साहब ने उसे पहचानने की कोशिश की तो वो मुस्कुराकर बोली, जी मैं वही हूँ। आपका इस केस से क्या लेना देना है? उन्होंने पूछा तो शनाया बोली, अब तक एक नाम सामने आ चुका है, विजेंद्र जी का, लेकिन इसमें एक और शख्स की अहम भूमिका है, रंजीत सहाय। रंजीत ने हैरानी से शनाया को देखा, जबकि अभिजीत के चेहरे पर उसकी बौखलाहट देखकर मुस्कान सजी थी। आप रंजीत सहाय को कैसे जानती हैं? उन्होंने पूछा तो वो बोली, बदकिस्मती से रिश्ते में वो मेरे पिता लगते हैं। सभी के लिए ये एक नया खुलासा था जो शायद ही किसी को पता था। तनुजा जी भी उसे देखकर हैरान थी कि वो अचानक से कटघरे में बयान के लिए कैसे खड़ी है। क्या वो भी कुछ जानती है जिससे वो भी अनजान है? जबकि विराट, सिया और अभिजीत सामान्य थे, जैसे वो जानते थे कि आज शनाया की गवाही एक नई दिशा में सालों पहले हुई इस गुत्थी को खोलने वाली है। शनाया को सामने देखकर रंजीत जी बेहद हैरान थे और अभिजीत को उसके साथ देखकर वो उससे भी ज्यादा अचंभे में थे। आप जो कुछ भी अदालत को बताना चाहती हैं निडर होकर बताइए, वकील ने शनाया से कहा तो शनाया ने अभिजीत की ओर देखा और अभिजीत ने पलकें झपकाकर उसे हिम्मत दी। शनाया ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की हत्या कैसे और किन हालात में हुई ये तो आपको अभी मालूम चल ही गया, लेकिन इसका एक हिस्सा और भी है। इस साजिश को रचने में सिर्फ विजेंद्र जी ही नहीं, बल्कि मेरे पिता रंजीत भी उतने ही दोषी हैं। दोनों ने मिलकर ये साजिश रची है। आपको कैसे पता? जहां तक हम जानते हैं उस वक्त आप पैदा भी नहीं हुई होंगी। विपक्ष के वकील ने पूछा तो शनाया बोली, जी हाँ, लेकिन मेरी बड़ी बहन उस वक्त 6 साल की थी और मैं 3 साल बाद हुई थी। जब मैं 5 साल की थी उस समय हमारी माँ को इस बात की खबर लग गई कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी के मर्डर में उनके पति का भी हाथ है। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने इस बात के लिए हमारे पिता का विरोध किया। उन्होंने जब इनसे अपने गुनाह को कबूल करने को कहा तो उन्होंने हमारी माँ को बहुत टॉर्चर किया और जब वो आखिर तक हार नहीं मानी और पुलिस के पास उनकी कंप्लेंट करने के लिए जाने लगी तो रंजीत सहाय ने गुस्से में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये सुनते ही रंजीत जी भी बौखला उठे और जोर से चिल्लाए,
ये झूठ है, यही सच है। शनाया ने भी उतने ही जोर से चिल्लाकर कहा और बोली, सबूत है मेरे पास। रंजीत जी के चेहरे का रंग जैसे उठ सा गया तो शनाया ने कुछ कागज वकील साहब को दिए। वकील साहब ने एक कॉपी विपक्ष के वकील को देते हुए उसे जज साहब के सामने देते हुए कहा, इसमें सारे सबूत हैं जो कई सालों से रंजीत साहब ने किसी के हाथ लगने नहीं दिए। मेरी माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, असली रिपोर्ट, जिसमें गोली मारकर उनकी हत्या करने से पहले उनके साथ अधमरी हालत तक मारपीट करने का भी साक्ष्य है। उनके शरीर पर कई निशानों ने इस बात की पुष्टि भी की है। शनाया ने कहा तो रंजीत सहाय जी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ और कैसे। वो आगे बोली, जिस बंदूक की गोली से उनकी हत्या हुई थी उस बंदूक की लाइसेंस की कॉपी जो कि रंजीत सहाय के नाम पर रजिस्टर है, और साथ ही ये रही वो बंदूक। बोलते हुए उसने पॉलिथीन में वो बंदूक भी सबके सामने कोर्ट में जमा कर दी। इससे रंजीत सहाय का खून सूख गया। इतने सालों से उन्होंने इतने जतन से हर चीज का बारीकी से ख्याल रखा था, फिर चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलवानी हो या फिर बंदूक के गुम जाने की रिपोर्ट, जिससे उन पर कोई नाम ना आए। लेकिन सालों बाद भी कर्मों के फल ने उन्हें नहीं बख्शा था। रंजीत सहाय ने न सिर्फ विजेंद्र जी के साथ मिलकर ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी के मर्डर की साजिश रची थी, बल्कि इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने हमारी माँ और उनकी खुद की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। बोलते हुए शनाया का गला रोंदने लगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी माँ के अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बोलते हुए शनाया की आंखों से आंसू बह निकले। अभिजीत ने उसके कटघरे से निकलते ही उसका हाथ थाम लिया। शनाया ने उसे एक नजर उठाकर देखा तो अभिजीत हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ कसकर थामे खड़ा था। वो आहिस्ता से बोला, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने बहुत हिम्मत की है। ये हिम्मत तुमने ही मुझे दी है, वरना मैं तो कब का अपनी हिम्मत हार चुकी थी। बोलते हुए शनाया नम आंखों से मुस्कुरा दी। जज साहब ने सब सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए विजेंद्र जी और रंजीत जी को कस्टडी में रखने का आदेश सुनाया। जब तक सारे गवाहों और सबूतों की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक अगली तारीख दी गई जिस पर उनकी सजा मुकर्रर की जानी थी। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। विजेंद्र जी और रंजीत जी दोनों ही अपने परिवारों के हाथों धोखा खा चुके थे। अब उनकी जेल रवानगी की रफ्तार तेज हो गई। विजेंद्र जी ने विहान को देखा तो विहान बोला, सॉरी डैड, मैं उस रात से सो नहीं सका हूँ जब से जाना है कि मामा जी की मौत के जिम्मेदार आप हैं। शायद आप अपनी गलती मान लेते तो भी आपका गुनाह कुछ कम हो जाता, लेकिन आपने तो अपने स्वार्थ के लिए माँ तक को मारने से गुरेज नहीं रखा। मैंने सब कुछ तुझ जैसे नालायक के लिए किया, अफसोस। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोले तो विहान उनकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, मुझे बचपन से निशाने पर रखकर माँ को ब्लैकमेल करते रहे आप, और आप कहते हैं कि आपने मेरे लिए ये सब किया। इतना स्वार्थी होकर मैं कभी नहीं जी सकता। तो देखते रहना आप, जब अपनी कंपनी में मालिक से नौकर की जगह आ जाएगा तो जब ये दोनों भाई मिलकर उस पूरे बिजनेस को हथिया लेंगे तो उसी कंपनी का चपरासी बनकर कल उन्हें सलाम करना, और फिर जो जिल्लत मिलेगी उससे जिंदगी भर इस पल को याद करेगा। विजेंद्र जी गुस्से में अपना आपा खो चुके थे। विहान उनकी बात सुनकर अब भी मुस्कुराता रहा और विराट अभिजीत को देखकर बोला, कुछ देर किसी के सामान की रखवाली कर लेने से वो अपना तो नहीं हो जाता ना डैड। वो जिसका था उसे ही मिलेगा। रही मेरी बात तो मैं नौकरी करके भी अपना और रिधिमा का घर आराम से चला सकता हूँ, और माँ तो है ही हमारे साथ। और मुझे खुशी है कि जिस दिन मैंने रिधिमा को अपना फैसला सुनाया उसने पीछे हटने की बजाय मेरा हाथ और कस कर थाम लिया। अब जब मेरी माँ और होने वाली पत्नी मेरे साथ है, मेरे बिछड़े भाई मुझे मिल चुके हैं, तो उसके आगे ये प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं है डैड। काश आप भी रिश्तों को समझ पाते तो आज मामा जी हमारे साथ होते। विजेंद्र जी गुस्से में उस पर हाथ उठाते। उससे पहले ही तनुजा जी ने पुलिस के तैनात कांस्टेबल को देखा और उन्होंने तुरंत ही विजेंद्र जी को पकड़ लिया और उन्हें खींचकर बाहर ले गए। विहान ने तनुजा जी को देखा और बोला, आप ठीक है माँ? बदले में तनुजा जी ने नम आंखों से मुस्कुराकर सिर हिलाया और विहान का माथा चूमते हुए बोली, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। विराट और अभिजीत भी विहान के पास आए और उसे देखकर विराट बोला, मेरे पास शब्द नहीं है, कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं।
विहान ने मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया और बोला, जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला था तेरे लिए कुछ करने का, पीछे कैसे हट जाता। और वो भी तब जब मुझे ये बात पता चल गई हो कि तू मेरा भाई है। अब कम से कम मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे दो भाई और भी हैं। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को गले से लगाया और फिर वो वेदांत को गले लगाते हुए बोला, दो नहीं तीन भाई। वेदांत एक मुस्कान के साथ हक से विहान के गले लग गया। उसके बाद विहान ने अभिजीत को भी गले से लगाकर कहा, अगर आप पहल नहीं करते तो शायद हम सब इस गुत्थी में उलझ कर ही रह जाते। अभिजीत ने भी मुस्कुराकर उससे कहा, लड़ाई हमारे अस्तित्व के साथ साथ हमारे माता पिता की हत्या के इंसाफ की भी थी। शायद हमारे सामने इन चीजों का आना इसीलिए हुआ कि अब इस राज से पर्दा उठ सके। सब लोग जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलने लगे, रंजीत जी ने शनाया के साथ खड़ी शनाया की बड़ी बहन वर्तिका को देखा और उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वर्तिका को देखकर वो बोले, इतना बड़ा धोखा। अब तो अपना जुर्म कबूल कर लीजिए पापा। सालों से चुप हूँ क्योंकि माँ जैसी हिम्मत नहीं थी मुझ में, लेकिन आज जब अनाया उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए उतरी तो मैं कैसे उसका साथ नहीं देती। सालों से हर चीज को छुपाती आई थी, लेकिन अब और नहीं, वरना शायद अपने मरने तक भी मुझे इस बात का मलाल रहता। वर्तिका ने कहा तो रंजीत जी बोले, मेरी गन, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सब कुछ तूने ही उस वक्त छुपाया था ना। वर्तिका ने धीरे से हामी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, पहले डर के मारे छुपाया कि कहीं मुझे और अनाया को भी आप उसी तरह न मार डालें, और फिर लाइसेंस की कॉपी और रिपोर्ट जब घर आई तो मैंने उसे छुपा दिया। रंजीत जी को अब अफसोस हुआ कि उन्होंने घर के नौकरों से लेकर हर चीज बदल दी, जहां जहां मुमकिन था हर जगह तलाशी ली, लेकिन ये नहीं सोच पाए कि उनकी 13-14 साल की बच्ची ने वो सब चीजें छुपा कर रखी होंगी। भले ही उस समय उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो अपनी और अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी। अनाया ने अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। पहले तो उसे अनाया की बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उस समय वो स्कूल में थी, लेकिन जब उसने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो सब कुछ उसके सामने था। जब उसे पता चला कि अनाया सच कह रही है तो उसने ये सब अपनी और अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के लिए किया था। लेकिन सालों बाद वो सबूत आज उनका गुनाह साबित करने के लिए पर्याप्त थे। रंजीत जी भी गुस्से और अविश्वास से अपनी उन दोनों बच्चियों को देखते रह गए जिन्होंने उनका हिंसक और भयानक रूप देखने के बाद हमेशा के लिए अपनी जुबान सील ली थी। उन दोनों ने आज इस तरह खामोशी से भी अपना सबसे बड़ा जवाब उन्हें दे दिया था। विजेंद्र जी और रंजीत जी दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था और अब सब यशवंत जी के घर पर इकट्ठा हुए थे। सब सुकून से बैठे थे। आज सालों की बाद तनुजा जी को तसल्ली मिली थी। वहीं अभिजीत और विराट भी आज अपने माता पिता के दोषियों को हिरासत के पीछे डालकर एक सुकून महसूस कर रहे थे। वेदांत हंसते हुए बोला, अभिजीत भाई और विराट भाई की प्लानिंग से आज पूरा केस पलट गया। कहाँ तो विजेंद्र जी ने सोचा था कि केस बंद हो जाएगा और कहाँ वो खुद हवालात में बंद हो गए। तो रमा जी ने उससे आंखें दिखाई। विहान ये देख कर मायूसी से बोला, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बात की वजह से सालों से सबने सजा भुगती है। अभिजीत सोच में डूबा हुआ था। ये देख कर सिया बोली, अब तुम क्या सोच रहे हो। अभिजीत सबको देखते हुए बोला, सब कुछ हो गया इतनी आसानी से, लेकिन फिर भी जाने क्यों मुझे कुछ तो खटक रहा है। आसानी से? सिया उसे देखकर आश्चर्य से बोली, ये सब कुछ इतनी मुश्किल से हुआ है? कितने सबूत, कितने गवाह इस एक तारीख के लिए हमने जुटाए थे, और तुम बोल रहे हो आसानी से? सब कुछ तुमने ही कर लिया ना देवी जी। अभिजीत और उसकी नोक झोंक अब भी चालू थी तो वो बोली, देवी जी नहीं भाभी जी। विराट को ये सुनकर ठसका लग गया और वेदांत उसका चेहरा देखकर उसे पानी देते हुए बोला, भाई पानी। विराट ने वेदांत को घूरा तो वो अपनी हंसी दबाकर चुप हो गया। यशवंत जी अभिजीत को देखकर बोले, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, लेकिन जाने क्यों मेरी सिक्स सेंस अभी भी यही इशारा कर रही है कि कुछ तो छूट रहा है हमसे। अभिजीत कुछ सोचते हुए बोला तो विराट उसे देखते हुए बोला, लेकिन क्या? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत अब भी उलझा हुआ था। तनुजा जी उसे देखते हुए बोली, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो बेटा। मेरी जानकारी में तुम्हारे फूफा जी और रंजीत भाई का शनाया ने बयान दे दिया
इसके अलावा भैया की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। हो सकता है बुआ जी, अभिजीत ने अपने मन को समझाकर सबके बीच सामान्य रहते हुए कहा, लेकिन जाने क्यों उसका मन अब भी शांत नहीं हो रहा था। सब लोगों ने साथ में खाना खाया। आज रमा जी पहली बार सबके लिए विशेष भोजन अपने निरीक्षण में बनवा रही थी। ये बदलाव उनमें देखकर यशवंत जी भी हैरान थे। विराट पर अब उन्हें कोई जलन नहीं बल्कि प्रेम उमड़ रहा था। वो ममता जो शायद कब से उन्होंने अपने अंदर दबा कर रखी थी, वो आज विराट के साथ साथ अभिजीत पर भी खुलकर बाहर आ रही थी। सिया उन्हें देखकर बोली, वैसे सासू माँ, आप सारा लाड प्यार आज लुटाकर उसे खत्म तो नहीं कर देंगी ना? बदले में रमा जी उसे घूरते हुए बोली, ये तुम मुझे सासू माँ बोलना बंद करो अब, वरना विराट के लिए दूसरी लड़की ढूंढने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। उनकी बात सुनकर सिया हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, अरे मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। रमा जी उसे देख कर बोली, बेटर है ये, मैं तो हूं ही समझदार। सिया ने मुस्कुराकर कहा तो रमा जी उसकी बात पर हंसकर रह गई। शनाया किचन के कोने में खड़ी उन्हें देख रही थी तो उन्होंने उसे भी अंदर बुला लिया। तुम बहुत बहादुर हो, उन्होंने संजीदा शनाया के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा तो सिया बोली, अब आपकी बहुएं हैं तो हिम्मत तो होगी ही ना। रमा जी ने हैरानी से सिया और फिर शनाया को देखते हुए कहा, मतलब? फिर वो खुद से ही बोली, अभिजीत। अभिजीत का नाम सुनकर शनाया की नजर झुक गई और वो झेपते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी। उसका चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दी और बोली, अच्छी जोड़ी है। शनाया शर्म से बोली, मैं बाहर देखती हूँ। सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, यार कब तक आंख मिचोली खेलोगे तुम दोनों? बोल दो ना, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारी फोटो। शनाया ने उसे घूरा तो सिया बोली, अरे मैं जानती हूँ कि उस दिन तुम्हारा ही काम था ये सब, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों बिल्कुल अलग हैं, विराट और अभिजीत। ठीक वैसे ही तुम दोनों भी बिल्कुल अलग हो। रमा जी मुस्कुराकर बोली तो सिया बोली, अब अपनी तीसरी बहू को भी दिल से अपना लीजिए सासू माँ, मेरा मतलब मम्मी जी। उसकी बात सुनकर रमा जी की मुस्कान फीकी पड़ गई। सच तो यही था कि वेदांत की पसंद उन्हें किसी लिहाज से अपने घर के लायक नहीं लगती थी, लेकिन अब जब आंखों से धूल की परतें मिट चुकी थी तो उन्हें आरोही के प्रति भी सहानुभूति हो रही थी। वो उसके प्रति सदा उदासीन ही रही थी, लेकिन अब ये चीज भी उन्हें खुद ही ठीक करनी थी। सबने साथ में भोजन किया और पिछले दिनों से चल रही उथल पुथल को शांत किया। वहीं रंजीत जी से मिलने जेल में कोई आया जिसे देखकर वो बौखला उठे और बोले, आपके सिर्फ आपके कहने पर मैंने उन लड़कों का साथ दिया। आपने कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा नाम भी इन सब में नहीं आएगा। बदले में उस शख्स की आवाज आई, तो मैंने कहा था तुमसे अपनी पत्नी की हत्या करके उस पर पर्दा डालो, बच्चों के सामने कत्ल करो अपनी बीवी का। मैंने वादा निभाया, लेकिन अब जब तुम्हारी अपनी बेटी ने तुम्हारी गवाही दे दी है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ऐसा मत कीजिए, मुझे बचा लीजिए। रंजीत जी ने गिड़गिड़ाकर कहा तो सामने से फिर आवाज आई, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैंने तुम्हारा नाम तक उठने नहीं दिया। सारा इल्जाम सीधे सीधे विजेंद्र पर जा रहा था। अब तुम्हारी बेटी आकर खेल खराब कर गई तो तुम्हारी किस्मत। रंजीत जी लगातार उसे आवाज लगाते रहे, लेकिन बस उस शख्स को जाते देखकर वो समझ चुके थे कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। उन्होंने विजेंद्र जी को फंसाकर खुद बचने का रास्ता साफ किया था, लेकिन धोखे का फल उन्हें भी धोखे से ही मिला। सब लोग यशवंत जी के घर इकट्ठा थे। कल अभिजीत को वापस मुंबई जाना था और आज का दिन सबने साथ में ही भोजन करने का प्रोग्राम बनाया था। जैसे ही सब खाना खाने बैठे, सबके चेहरों पर एक सुकून था। तनाव से रहित सब एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे थे। विजेंद्र जी की कमी ना तनुजा जी को खली और ना ही विहान को, क्योंकि तनुजा जी जिस नरक को अब तक भोग रही थी उसका आज अंत होकर उन्हें भी आज़ादी मिली थी। वहीं विहान ने भी जब से विजेंद्र जी की सच्चाई को जाना था तब से ही अपनी माँ के प्रति उसका सम्मान बढ़ चुका था। सिया भी एकदम निश्चित से सबके साथ बैठी अभिजीत और शनाया को छेड़ने का एक मौका भी नहीं छोड़ रही थी। वैसे अब विहान तुम्हारी शादी का क्या सोचा है तुमने? सिया ने विहान से पूछा तो विहान उसे देखकर कुछ पल खामोश रहा और फिर बोला, पहले सब सेटल हो जाए, मैं भी एक अच्छी जॉब के साथ स्टेबल हो जाऊं, तब तक के लिए मैंने रिधिमा से रुकने का बोला है। जॉब क्यों? विराट ने पूछा तो विहान मुस्कुराकर बोला,
अब तक बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन अब मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ। ये सब कुछ मामा जी का था और इसी के नाते सब पर तुम दोनों का अधिकार है। लेकिन मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ सकता। अभिजीत ने कहा तो सब उसे देखने लगे। अभिजीत ने आगे कहा, मेरा सपना था कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में ही आगे चलकर कुछ अच्छा करूं। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं और देखा जाए तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। विराट अभिजीत को देखकर मुस्कुरा दिया और विहान से बोला, अभी तक मैं भी डैड के साथ काम करता आया हूँ। मैं अब चाहूँ भी तो तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं ले सकता। विहान उन्हें हैरानी से देखता रहा तो विराट बोला, तुम वैसे ही काम करो जैसे अब तक करते आए हो। पापा होते तो बुआ जी के नाम भी अपना कुछ हिस्सा देते ही। वो तो मुझे बहुत पहले ही दे चुके थे। जैसे ही तनुजा जी ने कहा तो सब चौंक गए। तनुजा जी बोली, भैया ने शादी के वक्त ही मुझे और इनको प्रॉपर्टी की कुछ शेयर्स दिए थे, लेकिन ये अलग बात है कि अब तक वो सब उनके हाथ में थे। लेकिन वो आपके ही नाम पर है अब तक, है ना? अभिजीत उनका मतलब समझकर बोला तो उन्होंने मुस्कुराकर हामी भरी और ये देखकर विराट बोला, फिर तो बात ही खत्म। विहान से बेहतर इसे कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन ये सब तुम्हारा है और मैं अकेले कैसे? विहान ने कहा तो विराट बोला, अभिजीत तो पहले ही पीछे हट गया है, तो मैं ही हूँ जो पापा के बिजनेस में आ सकता हूँ। लेकिन अब तक पापा का बिजनेस हैंडल करता था और अब ये डायमंड मर्चेंट। मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं रहूँगा साथ में। विहान ने कहा तो विराट बोला, ऐसे नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक थे। मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। विहान उसकी बात सुनकर अवाक था, लेकिन तनुजा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। मानो ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के दोनों बेटों में उनकी ही झलक थी। जितने वो तनुजा जी के लिए समर्पित थे, वैसे ही अभिजीत और विराट ने भी विहान को सब जानकर भी अकेला नहीं पड़ने दिया था। आज वो भविष्य के लिए निश्चित थी कि उनका पिछड़ा परिवार आज एक हो गया था। लेकिन प्रॉपर्टी में तुम्हारे और अभिजीत के बराबर हिस्से हैं। अभिजीत भले ही बिजनेस से दूर रहना चाहता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और अधिकार से भाग भी नहीं सकता। तनुजा जी ने कहा तो दोनों ही ने एक दूसरे को देखा, जैसे एक दूसरे के पीछे अब वो दोनों ही ढाल बनकर खड़े थे। यशवंत जी बोले, लेकिन यहाँ पर सब कैसे संभलेगा? तो विराट उन्हें देखने लगा तो यशवंत जी बोले, मेरा जो कुछ भी था वो तो तुम दोनों को ही संभालना था। विराट वेदांत को देखते हुए बोला, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। वेदांत अभी इतना भी काबिल नहीं है। पहली बार रमत जी ने ये बात कही जो खुद कल तक चाहते थे कि विराट को यशवंत जी पूरी जिम्मेदारी सौंप दें। उनकी बात पर विराट वेदांत के साथ साथ यशवंत जी भी हैरान थे। रमत जी की बात सुनकर वेदांत मुस्कुरा दिया और बोला, आज मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मैं भी यही सोच रही थी। सिया ने बड़ी आहिस्ता से खुद में बुदबुदाया तो विराट ने उसे घुरा और वह अपनी बत्ती से दिखाकर मुस्कुरा दी। रमत जी आगे बोली, तब की बात और थी, लेकिन सच तो यही है कि जितना अनुभव तुम्हें है अभी उतना वेदांत को नहीं है। सीख जाएगा माँ। विराट ने भी उन्हें आश्वस्त किया तो रमत जी उसके मुंह से माँ संबोधन सुनकर पिघल उठी और उनकी आंखें नम हो उठी। वेदांत बोला, लेकिन माँ सही है अपनी जगह। डैड तो है, लेकिन आपकी जगह तो कोई नहीं ले पाएगा ना भैया। यशवंत जी भी भावुक हो गए और बोले, सब कुछ जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है उसे संभालने के लिए तुम दोनों ही तो थे। अब जब वक्त आया तो तुम कोई और रास्ता है जिससे दोनों चीजें मैनेज हो सके? रमत जी ने पूछा तो अभिजीत बोला, किंग्लोमरेशन। सब कुछ देर के लिए चौंक गए और यशवंत जी तो एकदम गहन चिंतन में खो गए। लेकिन अभिजीत बोला, इस मर्जर से दोनों कंपनी साथ साथ भी रहेंगी और विराट भी दोनों में मैनेज कर सकता है। बाकी एक तरफ विहान और दूसरी तरफ वेदांत तो होंगे ही, बाकी आप भी हैं ही। टीम के लिए थोड़ा नया तो होगा, लेकिन कुछ टाइम में सब स्मूथ हो जाएगा। वैसे भी आप लोग दोनों ही टॉप कंपनीज हैं और ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो इसका फ़ायदा ही मिलेगा दोनों कंपनीज को। उसकी बात सुनकर सब सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन सिया बोली, अभिजीत का आइडिया तो सच में बहुत कमाल का है। आसान नहीं है सिया। विराट ने टोका तो तनुजा जी बोली, ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे होकर ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती विराट। वो तो खुद वो उदाहरण थे जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अपने बलबूते अपना इतना बड़ा नाम बनाया कि वो मिटाने से भी नहीं मिटेगा।
उनकी बात सुनकर विराट में भी कुछ विश्वास भर गया और उसने यशवंत जी की ओर देखा। यशवंत जी बोले, विचार किया जा सकता है, वैसे भी मैं आज हूँ कल नहीं। इससे बेहतर है कि वेदांत के लिए भी ये भविष्य में मददगार साबित हो। ये सुनकर सब तसल्ली से भर उठे। अब कोई खामोश था तो शनाया। उसे देखकर रमा जी बोली, अब विहान की भी शादी हो जाएगी और मुहूर्त पर ही विराट और सिंह की भी। वेदांत ने नजर उठाकर उन्हें देखा तो रमा जी उसे देखकर बोली, हाँ तुम्हारी भी। वेदांत ये सुनकर सबको देखकर चेप उठा और बाकी सब मुस्कुरा दिए। वो शनाया को देखते हुए बोली, अब तुम ही बाकी हो अभिजीत, कुछ सोचा है? अभिजीत ने उनका सवाल सुना तो उसका खाना अटक गया और वो खांसने लगा। आराम से, सिया ने बोलते हुए उसकी और गिलास बढ़ाया तो अभिजीत चुपचाप पानी पीते हुए नजर बचाकर शनाया को देखने लगा, जो ये सवाल सुनकर खुद भी अभिजीत को बेचैनी से देख रही थी, मानो कोई डर हो कि अभिजीत किसी का नाम ना ले ले। कब वो उसके लिए इतना जरूरी हो गया, वो भी नहीं जान पाई थी। फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है ऐसा, अभिजीत ने कहा तो रमा जी बोली, फिर कब बनाओगे इरादा? छोटे भाइयों की शादी हो रही है और तुम बड़े होकर सबसे पीछे रहोगे। विराट और विहान ये सुनकर मुस्कुरा दिए तो अभिजीत झेपते हुए बोला, घर पर माँ काफी नहीं थी जो आप लोग भी शुरू हो गए। बात तो सही है वैसे, अब जब सब सुर में थे तो विराट अकेला बेसुरा होता। वो भी लगे हाथ अपना सुर उसमें मिलाने लगा। अभिजीत को उम्मीद नहीं थी कि विराट भी उनमें शामिल हो जाएगा। वो शनाया को देखते हुए बोला, पहले लड़की तो मिल जाए। ये सुनकर शनाया निराश हो गई। वो सामने थी फिर भी अभिजीत लड़की की तलाश की बात कर रहा था। ऐसे तो लड़कियां सामने से गुजर जाएंगी और तुम लड़कियां ही ढूंढते रह जाना। सिया ने भी उदासीनता से भरा शनाया का चेहरा देखकर कहा तो अभिजीत ने भी इस बात पर गौर किया और वो बिना कुछ कहे चुपचाप खाने लगा। शनाया के गले से भी इसके बाद मुश्किल से निवाले अंदर गए। विहान और तनुजा जी अपने घर के लिए निकल गए और सिया शनाया को लेकर अपने घर जाने लगी थी। अभिजीत यशवंत जी के घर ही रुकने वाला था, लेकिन शनाया को जाते देखकर उसे उससे बात करने की इच्छा हो रही थी। अब सबके बीच ये बात वो बोले कैसे? पहले क्या कम छेड़ा गया था उसे, जो वो अब और मौका देने चल पड़ता। सिया ने उसकी नजर भांप कर ऊंची आवाज में कहा, चलो शनाया। शनाया ने अभिजीत की ओर देखा तो वो भी उसे ही देख रहा था। सिया अपनी स्कूटी पर बैठते हुए बोली, बैठो। हाँ हाँ, शनाया उसे देखते हुए सुन में आई और फिर अभिजीत से निगाह चुरा कर सिया से बोली, चलो। शनाया की नजरें बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अभिजीत से कुछ कह नहीं सकी। वो सिया की स्कूटी पर बैठने लगी ही थी कि अभिजीत की आवाज आई, रुको। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शनाया के चेहरे पर हैरानी। दोनों ने उसकी ओर देखा तो वो बोला, शनाया को मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे घर, कैसे? सिया ने उसे निगाह उठाकर देखते हुए पूछा तो अभिजीत कुछ बोलता उससे पहले ही सिया की स्कूटी की चाबी निकालते हुए विराट बोला, ऐसे? सिया का मुंह खुला का खुला रह गया और विराट ने उसकी स्कूटी की चाबी अभिजीत को दे दी। मैं कैसे जाऊंगी फिर? सिया ने विराट को देखकर गुस्से से पूछा तो विराट उसका हाथ थामकर उसे स्कूटी से उठाते हुए बोला, मेरे साथ। सिया उसे देखती रह गई और तब तक विराट अभिजीत को इशारा करके सिया का हाथ पकड़कर अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गया। अभिजीत भी मुस्कुरा दिया और स्कूटी में चाबी लगाते हुए बोला, अब किसका इंतजार है तुम्हें? शनाया ने हैरानी से उसे देखा और फिर अभिजीत ने उसे पीछे बैठने का इशारा किया तो शनाया भी कुछ पल उसे देखकर उसके पीछे बैठ गई। सिया ने विराट को गुस्से में देखते हुए कहा, कितना अच्छा मौका था, अभिजीत खुद से बोलने वाला था। वो बोल देगा जिससे बोलना है, तुम मुझ पर ध्यान दो। विराट ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो सिया उसे हैरानी से देखने लगी। क्या हुआ? विराट ने पूछा तो सिया ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? आंखों में खुमारी लिए विराट ने उल्टा सवाल किया तो सिया बोली, शायद तुम नींद में हो। पूरे होश में हूं। विराट अब भी एकटक उसे देखते रहा। तुम मुझसे शर्मा नहीं रहे हो? सिया ने पूछा तो विराट बोला, अब जब तुम इतनी दिलेर हो तो थोड़ा बेशर्म तो मुझे भी बनना ही पड़ेगा ना। और उसने सिया के हाथ को झटका दिया, जिससे सिया उस पर झुक गई और दोनों की नसें आपस में बातें करने लगी। अभिजीत स्कूटी घुमाते हुए बोला, इतनी खामोश क्यों? तो क्या बोलूं? शनाया ने आहिस्ता से कहा तो अभिजीत मुस्कुराकर बोला,
अभी तक मुझसे पूछकर बोलती थी, अब तक की बात अलग भी थी। शनाया ने फिर उदासी से जवाब दिया। क्यों, अब क्या बदल गया? अभिजीत उसके दिल का हाल जानते हुए भी उसे उकसा रहा था, जिस पर शनाया को गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़ते हुए बोली, कुछ नहीं। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अभिजीत ने पूछा तो शनाया बेमन से बोली, ठीक। एग्जाम आने वाले हैं ना? उसने कहा तो शनाया ने फिर धीरे से कहा, हाँ। उसके बाद मुंबई चलोगी? अभिजीत ने अचानक से पूछा तो शनाया चौंक गई और बोली, क्यों, ऐसे ही? अभिजीत ने बात घुमा दी तो शनाया बोली, मुंबई से ही तो भाग कर आई हूँ। इतने सालों में बस बुरी यादों के सिवाय कुछ भी तो नहीं दिया उस शहर ने मुझे। उस शहर में कोई अच्छी याद भी तो होगी? अभिजीत ने पूछा तो शनाया खामोश हो गई। छोड़ो, अच्छा लगता है मुझे ही तुमसे मिलने यहाँ आना पड़ेगा, अभिजीत ने कहा तो शनाया बोली, कब तक आओगी? जब तक तुम चाहोगी, अभिजीत ने जवाब दिया। अगर बीवी आने से मना करेगी तो? शनाया ने पूछा तो अभिजीत मुस्कुरा दिया। उसे शायद उम्मीद थी कि यही शनाया के दिमाग में चल रहा होगा, और उम्मीद के मुताबिक वही उसके मुंह से निकला भी। तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, अभिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, और शनाया और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसे लगा था अभिजीत उससे इनकार करेगा, लेकिन उसने तो पहले ही घुटने टेक दिए थे। कम स्पीड में चल रही स्कूटी पर हवा को महसूस करते हुए दोनों अपनी लॉन्ग ड्राइव के साथ अपनी बातों को भी पूरा कर रहे थे। अभिजीत अब भी मिरर में शनाया का चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं शनाया अब भी उसके कुछ कहने की आस में थी। अभिजीत ने कुछ देर के बाद एक जगह गाड़ी रोक दी। रात के अंधेरे में कुछ स्ट्रीट लाइट के साथ चंद्रमा भी अपना प्रकाश उन पर लुटा रहा था। छोटा सा गार्डन था जो अब बंद हो चुका था, लेकिन उनमें लगे फूल अब भी अपनी महक से वातावरण को सुगंधित बना रहे थे। सड़क के किनारे दोनों चल रहे थे, बिल्कुल खामोशी से। अभिजीत अपनी जेब में हाथ डाले चलते हुए बोला, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी और लड़कियों की तरह गुस्सा आता है। उसकी बात सुनकर शनाया सकपका गई। अभिजीत से रूठने वाला मनाने वाला रिश्ता कब बन गया उसे पता भी नहीं चला, लेकिन अब तक इस रिश्ते को वो नाम नहीं मिला था। जब जब बात उठी अभिजीत ने उसे दोस्ती की खोल में लपेट दिया था, लेकिन शनाया के दिल में उसकी शादी की बात ने खटपट कर दी थी। उस उठापटक में वो जितनी अंदर से बेहाल थी, उसका हाल अब बाहर भी उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा था। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। शनाया ने अपने ऊपर लगे आरोप को सिरे से खारिज करते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन मन के किसी कोने में अब भी आस थी कि अभिजीत उससे बोले कि उसका हक है। ओह, मैं समझा तुम नाराज हो गई। अभिजीत उसे छेड़ रहा था। शनाया उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान सिर्फ होंठों पर थी, अंदर से तो कुड़न भर रही थी। वह मुस्कान के साथ उसे चकमा देते हुए बोली, मैं क्यों नाराज होने लगी? तुम तुम बताओ ना। क्या? अभिजीत ने उसकी ओर देखा तो शनाया कुछ हड़बड़ा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, वो तुमने कहा था ना, अगर तुम्हारी बीवी मतलब होने वाली तुम्हें रोकेगी तो फिर मानना तो पड़ेगा ना, वरना खाना नहीं देगी। अभिजीत उसका दिल टटोलते हुए बोला तो शनाया ने कहा, तो तुम ऐसी लड़की से शादी क्यों करना चाहते हो? फिर कैसी लड़की से करनी चाहिए? अभिजीत ने पूछा तो शनाया झेपते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे बात तो सही है तुम्हारी, लड़की तो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल रोक टोक ना करे, बिंदास मुझे खुली जिंदगी जीने दे। अभिजीत ने कहा तो शनाया को लगा जैसे वह उससे ये सब मांग रहा हो। वो उसे घूरते हुए बोली, ऐसे कैसे? कोई रोक टोक नहीं का क्या मतलब हुआ? और खुलकर जिंदगी क्या शादीशुदा लोग नहीं जीते? तो मतलब तुम रोक टोक करोगी? अभिजीत ने उसे देखकर पूछा, और तपाक से बिना सोचे शनाया का जवाब आया, बिल्कुल करूंगी। बस एक लम्हा काफी था शनाया को अपनी कही बात का एहसास करने और अभिजीत की ओर देखने में। सामने अभिजीत के चेहरे पर मुस्कान थी और अब शनाया के चेहरे पर झेप। वो नजरें चुराते हुए बोली, वो मतलब तुमने ऐसे कहा तो ध्यान नहीं रहा? मुझे पूरा ध्यान था और मैंने पूरे ध्यान से ही तुमसे सवाल किया था, अभिजीत ने कहा तो शनाया इस बार पूरी तरह हैरान होकर उसे देखने लगी। अभिजीत? वो हैरानी से बोली तो अभिजीत उसके चेहरे के भाव देखकर मुस्कुराते हुए बोला, और ये मत सोचना कि ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा ये बात कह रहा है।
ये वही अभिजीत है जो तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए आया था। वही मतलबी, वही स्वार्थी, वही अकड़ू अभिजीत। शनाया की आंखें भीगने लगी और वह उसे देखकर बोली, मैं अब भी यही कहूंगी कि जितना बुरा तुम खुद को दिखाते हो उतने हो नहीं। अभिजीत मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, झेलोगी मुझे जिंदगी भर? पर तुम्हें मालूम है मेरा अतीत? मैं शनाया आंसू के साथ उसे देखते हुए बोली तो अभिजीत उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, मैं जानता हूँ सब, और अब अतीत को भूल जाओ, सिर्फ आगे का सोचो। अभिजीत, लेकिन तुम्हारी माँ। शनाया जानती थी कि माँ अब भी उसे खासा पसंद नहीं करती, तो अभिजीत बोला, माँ भी पसंद कर लेगी जब तुम मिल लोगी उनसे, तो इतनी बुरी भी नहीं है वो। माँ तो सभी माँ होती है अभिजीत। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया, और पिता तो तुम जानते ही हो। समझ लो, एक तरह से अनाथों की जिंदगी जी है मैंने। तो माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो लगेगा कि अपनी माँ को फिर से पा लिया मैंने। शनाया बोली, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि माँ बाप खोकर भी माँ बाबा ने इतनी अच्छी तरह से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। विराट के साथ दूसरे माता पिता भी मिले, और अब बुआ जी भी है। इतने लोगों का साथ होते हुए तो अब तुम्हें पुराने हर रिश्ते की कसर पूरी होती नजर आएगी। देख लेना, कहीं खुद ही ना परेशान हो जाओ। अभिजीत ने उसे चिढ़ाया तो शनाया रोते हुए भी मुस्कुरा दी। तो मैं हाँ समझूं? अभिजीत ने पूछा तो शनाया सिर हिलाते हुए बोली, तुमने प्रपोज नहीं किया मुझे? फिल्मी बंदा लगता हूँ क्या? मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। आगे भी कोई उम्मीद मत रखना। अभिजीत ने अपने बालों को पीछे से सहलाते हुए कहा तो शनाया मुस्कुरा दी और बोली, तुम पागल हो अभिजीत, डेढ़ शाना बोलते हैं लोग वैसे मुझे। अभिजीत अपनी अभिजीतगिरी अब भी नहीं छोड़ पाया था। इस माहौल में भी उसे कौन बताए कि रोमांस की खुशबू खुलने से पहले ही वो अपनी प्रैक्टिकलिटी के झंडे गाड़ देता है। तुम ना, बोलते हुए शनाया उसके सीने से जा लगी और अभिजीत के लिए ये एक प्रत्याशित सफल बन गया। शनाया को भी झटके से अपनी भावनाओं का एहसास हुआ और वो जल्दी से पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक अभिजीत ने उसे अपनी मजबूत आलिंगन में बांध लिया। शनाया को पहली बार वो सुकून मिला जो वो कब से महसूस करना चाहती थी। प्रेम की पीड़ा और काला अध्याय मिटाने के बाद अभिजीत उसके जीवन में अपना प्रेम स्वर्णिम अक्षरों में जो लिखने चला था। दोनों एक दूसरे को ऐसे ही काफी देर महसूस करते रहे। न सड़क का होश था और न खुद का। इक्का दुक्का गुजर रहे लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। इधर वेदांत थक कर अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसका मोबाइल कमरे में ही पड़ा था और बजता जा रहा था। आरोही के नाम को देखकर उसके होठों पर मुस्कान सज गई और उसने उसका कॉल उठाते हुए कहा, आज तो कसम से किस्मत इतनी मेहरबान है कि पहली बार खुद से आपका कॉल आया है। आरोही छेपते हुए बोली, नहीं वो तुम्हारा कॉल रोज आ जाता था तो मौका ही नहीं मिला कभी। तो ये मान लिया जाए कि आज हमने आपको ये मौका दे दिया, इसलिए आपकी मेहरबानी हुई इस नाचीज पर। वेदांत ने बिस्तर पर लेटते हुए आराम से कहा तो आरोही झिझकते हुए बोली, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो आज? मुझे तो लगा कि इतनी टेंशन चल रही होगी। वहां तो पता नहीं तुम कितनी टेंशन में होंगे। टेंशन और वेदांत की आपस में बनती नहीं है मैडम। वेदांत अब भी अपने मोड में था। आरोही सिर हिलाते हुए बोली, सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, सब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। जेल वाले जेल और बाकी सब अपने अपने घर। वेदांत ने कहा तो आरोही मुस्कुरा दी और बोली, तुम सच में जब ऐसी बातें करते हो ना तो लगता ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ। अब लगने ना लगने से क्या होता है? आपको मानना ही पड़ेगा कि मैं ही आपका होने वाला पति परमेश्वर हूँ। भला हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ। वेदांत ने जैसे ही कहा तो आरोही हंसते हुए बोली, बस बस बस, लगता है आज बहुत खुश हो तुम। ये सही बात कही आपने। बड़े दिनों के बाद काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। वेदांत ने अब अपने दिल की बात उससे कही। आरोही उसकी आवाज में खुशी महसूस कर रही थी। वो बोली, चलो अच्छा है, इतने दिनों से जो उथल पुथल थी कम से कम शांत तो हुई और विराट की भी मुझे पकड़ में आ गए। हाँ वो तो है। वैसे आप भाइयों को आगे भी विराट ही बोलने वाली है क्या? नहीं, क्या है कि रिश्ते में आपके जेठ लगते हैं? वेदांत एक बार फिर बोला तो आरोही थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। क्या हुआ? उसने पूछा तो आरोही बोली, शायद तुम सही बोल रहे हो।
उसकी बात को आरोही इतनी गंभीरता से लेगी ये तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो उससे मजाक कर रहा था, लेकिन उसका जवाब सुनकर वेदांत बोला, फिर तो आपको सिया भाभी को भी भाभी बोलना पड़ेगा। जेठानी है वो आपकी। आरोही अब बिल्कुल खामोश हो गई। रिश्ते पूरी तरह बदल गए थे और अब जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही थी उसके लिए हर चीज को बदलना भी मुश्किल होने लगा था। क्या सोचने लगी आप? वेदांत ने उसकी खामोशी पर फिर सवाल किया तो आरोही बोली, बस सोच रही थी कि कितनी आदतें बदलनी पड़ेंगी मुझे, और अगर आप बदल गई तो मेरे साथ तो धोखा हो जाएगा। वेदांत ने अब जो कहा तो आरोही उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वेदांत मुस्कुराकर बोला, वो क्या है ना, आप पर, आपकी हर अदा पर तो मैं पहले ही दिल हार गया था, और अब जब प्यार हो गया है, शादी होने वाली है, तो अब आप कह रही हैं कि आपको बदलना पड़ेगा, तो ये तो धोखा होगा ना मेरे साथ। आरोही आश्चर्य से बोली, तुमने ही तो कहा था कि, तो जरूरी है कि मेरी हर बात आप मान ले? वेदांत ने सवाल किया तो उसे सक्षम की याद आ गई। वहां उससे यही उम्मीद की गई थी कि जो वो कहे उसे आरोही मान ले, लेकिन विराट की इस तरह बोलने से आरोही हैरान हो गई। आपका बदलना मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। भाई भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और सिया भाभी को तो आप जानते ही हैं। आपके साथ अगर वो दोस्त ना होकर जेठानी बन जाएंगी तो वो खुद ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। वेदांत ने कहा तो आरोही बोली, नहीं वेदांत, प्रोफेशनली बात अलग थी। वेदांत बोला, और घर में प्रोफेशन नहीं रिश्ते रहते हैं, वो रिश्ते जो दिल से बनते हैं, और आपके रिश्ते सबसे पहले ही बन चुके हैं, मुझसे भी। वेदांत ने कहा तो आरोही बस उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। कभी कभी उसे लगता था कि वेदांत उसके लिए शायद सही जीवन साथी था, जो इतनी उठापटक के बाद उसकी जिंदगी में आया था। किस्मत का भी अपना फेर था, जो आरोही का हाथ किसी और के हाथ में जाने से ठीक पहले ही वो वेदांत को मिल गया, और अब दोनों को एहसास होने लगा था कि वक्त की अपनी साजिश में भी कुछ बेहतर छुपा होता है। अब फिर खामोश हो गई आप? वेदांत फिर उसकी चुप्पी से परेशान हो गया तो आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, नहीं, सोच रही थी कि ऐसा क्या किया था मैंने जो तुम मुझे मिल गए। वेदांत अचानक से उसकी बात समझ नहीं पाया और बोला, मतलब कल कॉफी पर चलोगे मेरे साथ? आरोही ने पूछा तो वेदांत आश्चर्य से बोला, आप मुझे डेट के लिए पूछ रही हैं? क्यों, मैं लेट हो गई क्या डेट के लिए पूछने में? आरोही भी अब बराबर मुस्कान के साथ बोल रही थी तो वेदांत उछल कर बैठते हुए बोला, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने पूछा वही बहुत है। ठीक है, शाम को 6 बजे मिलेगा? उसने पूछा तो वेदांत बोला, ठीक है। क्या है, कोई प्रॉब्लम है? उसकी आवाज़ में खुशी ना पाकर आरोही ने पूछा तो वो बोला, नहीं, बस यही प्रॉब्लम थी कि कल 6 बजे तक टाइम कैसे कटेगा। उसकी बात सुनकर पहले तो आरोही हैरान हो गई और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी आवाज़ की गूंज में वेदांत का दिल भी हिलोरे खा रहा था और उसे भी आनंद मिल रहा था। आखिर उसने जो इतनी कोशिश की थी आरोही के दिल में जगह बनाने की, उसमें वो कामयाब हो गया था। आरोही का दिल भी उसके लिए धड़कना शुरू हो चुका था, वो भी उससे प्यार करने लगी थी। शायद उन दोनों के बीच 2 साल की उम्र का जो फासला था अब घट गया था, और आरोही अब समझ चुकी थी कि उसे वेदांत से अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। वो इस समय बहुत खुश थी। सारे बादल जो छट चुके थे और अब वो अपनी किस्मत पर बहुत रश कर रही थी। आगे क्या होगा? क्या सचमुच ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है या अभी कुछ और राज बाकी हैं? क्या अभिजीत का शक सही है कि अभी कुछ और बाकी है? क्या मालती जी शनाया के लिए मान जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।